क्या हो अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएं? आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल पर बात कर रहे हैं जो मतलब किसी को भी पूरी तरह हिला के रख देगा। हम बात करें 2025 के बेहद चौंकाने वाले खुर्शीद अहमद चौहान बनाम जम्मू कश्मीर केस की। असल में ये केस ना वाकई किसी डरावने सपने जैसा है। एक पुलिस कांस्टेबल को उसकी ही डिपार्टमेंट वाले पूछताछ के लिए बुलाते हैं और वहां उस पे इतना बेरहम टॉर्चर होता है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स तक काट दिए जाते हैं। बाप रे, ये तो मतलब सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि अपने इस जुर्म को छिपाने के लिए वो लोग उसी जख्मी कांस्टेबल के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास यानी सुसाइड अटेम्प्ट की एक फेक एफआईआर दर्ज कर देते हैं। एक सेकंड, ये तो हद ही हो गई। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ कि जैसे बैंक का सिक्योरिटी गार्ड खुद बैंक लूटे और पकड़े जाने के डर से मतलब तिजोरी पर ही आपराधिक केस दर्ज कर दे कि तिजोरी ने खुद को तोड़ लिया। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है ये। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। टॉर्चर तो उस कांस्टेबल का हुआ ना, तो उसने उन पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं की? यही तो इस केस का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। कानूनी रूप से देखें तो ये सिर्फ मारपीट नहीं है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और गरिमा के अधिकार का पूरी तरह से हनन है। राइट, मतलब आर्टिकल 21। हाँ, और आपका जो सवाल था ना कि उसके बिहाफ पे एफआईआर क्यों नहीं हुई, तो पुलिस ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी शुरुआती जांच का बहाना बनाकर न्याय को अटका दिया ताकि वो अपने साथियों को बचा सके। वेट, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? मतलब कोई इंसान मौत से लड़ रहा है और पुलिस बोले हम पहले आराम से जांच करेंगे फिर एफआईआर लिखेंगे। बिल्कुल नहीं, और यही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कानून इस मामले में एकदम स्पष्ट है, चाहे वो पुरानी सीआरपीसी की धारा 154 हो या नया बीएनएसएस 173। अच्छा, तो कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि अगर अपराध संगीन है तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, खासकर कस्टोडियल हिंसा के मामलों में। आप शुरुआती जांच का बहाना बनाकर एफआईआर को टाल नहीं सकते। सही है, लेकिन सोचिए अगर एफआईआर हो भी जाती तो क्या लोकल पुलिस खुद अपने ही डिपार्टमेंट की निष्पक्ष जांच करती? ये तो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं लगता मुझे। आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा। इसी से जुड़ा कानून में एक बहुत पुराना सिद्धांत है, नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी इंसान अपने ही मामले में खुद जज नहीं बन सकता। जब पुलिस डिपार्टमेंट पर ही आरोप है तो वो खुद की जांच कैसे कर सकते हैं? इसलिए उनका अपनी ही जांच करना कानूनी रूप से गलत था। तो फिर उस झूठी एफआईआर का क्या हुआ जो पुलिस ने उस कांस्टेबल पर लगाई थी? उसे कानूनी रूप से कैसे खत्म किया गया? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भजनलाल गाइडलाइंस का इस्तेमाल किया। ये गाइडलाइंस कोर्ट को सीआरपीसी 482 या आज के बीएनएसएस 528 के तहत एक स्पेशल पावर देती हैं। किस तरह की पावर? कि अगर कोई एफआईआर शुरुआत से ही दुर्भावनापूर्ण लग रही हो तो कोर्ट उसे तुरंत रद्द यानी क्वैश कर सकती है। और इस केस में तो साफ मेडिकल रिकॉर्ड्स थे। ओह, तो मेडिकल एविडेंस ने पुलिस का झूठ पकड़ लिया। एकदम। मेडिकल सबूतों से ये साबित हो गया कि कोई भी इंसान होश में रहते हुए खुद को इतनी भयानक चोटें पहुंचा ही नहीं सकता। ये शारीरिक रूप से असंभव था। वैसे एक और चीज जो मुझे अजीब लगी, आत्महत्या का प्रयास अपराध कैसा हो सकता है? मतलब अगर कोई इतने गंभीर तनाव में है तो उसे जेल नहीं, इलाज की जरूरत होती है ना? सही कहा आपने। और कोर्ट ने भी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की धारा 115 की व्याख्या करते हुए यही बात कही। अच्छा, तो ये एक्ट सुसाइड अटेम्प्ट को अपराध नहीं मानता? बिल्कुल नहीं। ये कानून इसे गंभीर तनाव का संकेत मानता है जिसके लिए इलाज चाहिए। इस एक पॉइंट ने पुलिस के उस पुराने क्रिमिनल चार्ज को पूरी तरह बेअसर कर दिया। वाह। और इस सब के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया ना, वो सच में कमाल था। अदालत ने सीधे सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। हाँ, और सिर्फ जांच ही नहीं। बिल्कुल, पीड़ित कांस्टेबल को 50 लाख रुपए का भारी मुआवजा देने का फैसला भी सुनाया। 50 लाख, ये तो उन सभी के मुंह पर तमाचा है जो वर्दी की आड़ में अपराध करते हैं। वाकई ये एक असाधारण फैसला है। और अगर हम इस चर्चा से सीख लें तो आम जनता के लिए सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि राज्य के अत्याचार के खिलाफ तुरंत बनाए गए मेडिकल रिकॉर्ड्स
ही पीड़ित का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। एकदम सही। पुलिस खुद को बचाने के लिए एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। और कानूनी पेशेवरों के लिए भी ये एक सीख है कि कस्टोडियल हिंसा में एफआईआर टालने के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पर सख्त कानूनी रोक है। अलग अलग कानूनों को जोड़कर ऐसी दुर्भावनापूर्ण जांच को एक्सपोज किया जा सकता है। तो चर्चा का अंत हम एक चुभने वाले सवाल के साथ करते हैं। देखिए, जब एक पुलिस वाले को, जिसे खुद सिस्टम के अंदर तक समझ थी, उसे अपने ही महकमे से न्याय पाने के लिए इतनी यातनाएं सहनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तो इस जटिल सिस्टम में किसी बिना पहचान वाले आम इंसान का क्या हश्र होता होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को गहराई से सोचना चाहिए।